महाकवि भर्तृहरि ने कहा है, साहित्य संगीत कला विहीन है, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन है। अर्थात साहित्य, संगीत और कला, इनके प्रति प्रत्येक व्यक्ति के मन में अभिरुचि हुआ करती है। वे इससे जुड़े रहना चाहते हैं और उनके अंदर इनमें से कोई न कोई खूबी प्रकृति ने दी होती है। इन कलाओं से जो जुड़ा हुआ नहीं है, जिसे लगाव नहीं है, वह उनकी दृष्टि में मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं है, क्योंकि पशु ही होता है जिसे साहित्य से, संगीत से और कला से कोई अभिप्राय नहीं रहा करता, क्योंकि उसके अंतर्गत इस प्रकार की चेतना नहीं होती कि वह इनमें अभिरुचि जता सके। लेकिन मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसके अंतर्गत प्रकृति ने ही ऐसी विशेषताएं उत्पन्न की हैं कि वह इस क्षेत्र में निश्चित रूप से अपना कोई न कोई दखल रखता है। अब साहित्य की हम चर्चा करें तो साहित्य जिसके अनेक रूप हैं, अनेक विधाएं हैं, जिनके माध्यम से कवि, लेखक पाठकों तक, दर्शकों तक अपने विचार अभिव्यक्त करता है, उनके समक्ष, उनके सामने या उन तक पहुंचाता है। तो उन विधाओं में से एक है नाट्यकला। नाट्यकला जिसके ऊपर भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की है। नाटक क्या होता है, उसकी क्या खूबियां हैं, वह किस प्रकार से मंचित होता है, किस प्रकार से दर्शक उसका आनंद उठाते हैं, इन सारी बातों का बहुत विस्तार से विवेचन भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र नामक ग्रंथ में किया है। उस नाट्यशास्त्र के आधार पर ही धनंजय ने दशरूपक नामक नाट्यशास्त्रीय ग्रंथ की रचना की है, जिसके 4 प्रकाश हैं, अर्थात उसको 4 भागों में विभक्त किया है। कथा वस्तु के अनुरूप उसके 4 भाग उन्होंने किए हैं। जो प्रथम प्रकाश है उसमें उन्होंने कुछ विशिष्ट तत्वों को रखा है, जिनका उन्होंने वर्णन किया है। उन्हीं के अंतर्गत हमें अपने इन व्याख्यानों में प्रकाश डाल रहे हैं। तो हमने प्रारंभ की थी संधियां। नाटक के अंतर्गत जो कथा वस्तु को जोड़ने का कार्य, आगे बढ़ाने का कार्य जिन तत्वों के माध्यम से किया जाता है, उन्हें संधि का अभिप्राय वैसे भी होता है जोड़ना। तो इस प्रकार से जब कोई चीज़ जुड़ती है तो वह आगे बढ़ती है। तो नाटक की जो कथा वस्तु है उसमें कहीं बिखराव ना आए, वो तारतम्य से आगे बढ़ती रहे, इसके लिए संधियों की संकल्पना लेखक के द्वारा की गई है। तो 5 संधियां हैं: मुख, प्रतिमुख, गर्भ, और उनमें से हमने जो प्रथम संधि थी उसका सांगोपांग विवेचन पढ़ लिया था कि जो मुख संधि होती है वह किस प्रकार से कहाँ पाई जाती है, और इसका समस्त विवेचन हम पूर्व के व्याख्यान में कर चुके हैं। तो संप्रति हम दूसरी संधि पर विचार डाल रहे हैं और वो है प्रतिमुख संधि, जिसका लक्षण धनंजय ने इस प्रकार से दशरूपक में किया है। लक्ष्य अलक्ष्य तयोर उद्भेदस्तस्य प्रतिमुखम भवेत विन्दु प्रयत्नानुगमाद अंगान्यस्य त्रयोदश।
ये जो लक्ष्य अलक्ष्य, जहाँ जो कथा वस्तु है जिसका मुख संधि के अंतर्गत बीज वपन कर दिया गया है और उस बीज का कुछ कुछ दिखलाई देना, लक्ष्य रूप में प्रकट होना और कुछ अलक्ष्य रूप में उद्भेद अर्थात कभी दिखाई देना और कभी विलुप्त हो जाना, इस प्रकार की जहाँ पर अवस्था होती है वहाँ पर प्रतिमुख नामक संधि कही जाती है। तो मुख संधि के अंतर्गत जिस बीज का वपन किया है उसका थोड़ा थोड़ा प्रस्फुटित होना और दिखाई देना और कभी कभी उसका लक्षित न होना ही प्रतिमुख संधि कही जाती है। यह प्रतिमुख संधि बिंदु नामक अर्थ प्रकृति और कार्यावस्था नामक प्रयत्न नामक कार्यावस्था के संयोग से हुआ करती है और इसके 13 अंगानी 13 अंग होते हैं जिनसे यह आगे बढ़ती है और बीज का वपन है उसको अंकुरित करने में, आगे बढ़ाने में, कथा वस्तु का जो मूल है उसको जोड़ने में यह सहायक होती है। तो इस प्रकार से जहाँ नाटक में इस तरह की तत्व पाए जाते हैं वहाँ प्रतिमुख संधि कही जाती है। इसके 13 अंग कौन कौन से हैं? इनके लिए 52वीं कारिका है जिसमें धनंजय ने इस तरह से जिक्र किया है। विलास है परिसर्पश्च विधूतम शम नर्मणि नर्मद्युति प्रगमनम निरोधः पर्युपासनम वज्रम पुष्पम उपन्यासो वर्ण संहार इत्यपि। तो इस प्रकार से उन्होंने इनका नामोल्लेख पूर्वक निर्देश किया है। वे कौन सी हैं? विलास, परिसर्प, विधूत, श्रम, नम, नर्मद्युति, प्रगमन, निरोध, पर्युपासन, वज्र, पुष्प, उपन्यास तथा वर्ण संहार। इस प्रकार से ये 13 अंग प्रतिमुख संधि के कहे गए हैं और उन 13 का यहाँ पर संक्षेप में उन्होंने वर्णन भी किया है जो इस प्रकार से हम जान सकते हैं। सर्वप्रथम जो अंग है उसका नाम है विलास। विलास रति के लिए इच्छा का होना विलास है। जो नाटक की कथा वस्तु है उसके अंतर्गत अनुराग, नायक नायिका के मन में अनुराग रूप जिस बीज का वपन मुख संधि के अंतर्गत कर दिया गया है, प्रतिमुख के अंतर्गत वो उद्भिन्न हो उठता है और उसमें उनके मन में परस्पर एक दूसरे के लिए प्रेम भाव का, रति भाव का उत्पन्न होना ही विलास नामक प्रतिमुख संधि का प्रथम अंग कहा गया है। और दूसरा है परिसर्प। दृष्ट नष्ट अनुसर्पणम, पहले देखे गए और फिर नष्ट हुए बीज का पुनः पुनः अन्वेषण परिसर्प नामक दूसरा अंग कहा गया है। अर्थात जो बीज उद्भिन्न हो गया है और वह उद्भिन्न हुआ बीज जो लक्षित हो उठा था वह पुनः विलुप्त हो उठता है और फिर उसको ढूंढा जाता है। इस तरह से जो कथा वस्तु आगे बढ़ती है उसको परिसर्प नामक प्रतिमुख संधि का अंग कहा जाता है। तीसरा है विधूतम। जो सुखप्रद पदार्थ होते हैं, जहाँ कथा वस्तु में जिन वस्तुओं से, जिन पदार्थों से सुख की प्राप्ति होती है, उन सुखकारी पदार्थों के प्रति नायक नायिका के मन में अरुचि का भाव जाग जाना विधूत कहा जाता है।
और फिर अगला है शम, तत्क्षमः शमः। उस अरति की, जो सुखकर पदार्थों के प्रति अरति अरुचि जागी है, उसका शमन होना, उसका शांत हो जाना ही कहलाता है शम नामक अंग। और परिहास वचो नर्म, अगला जो अंग है वो है नर्म। हंसी मजाक की बात जहाँ पर कही जाती है कथा वस्तु के अंतर्गत, प्रतिमुख संधि के अंतर्गत तत्वों को आगे बढ़ाते हुए जहाँ परस्पर हंसी मजाक होती है वहाँ पर ये अंग पाया जाता है। और अगला है नर्म द्युति, उस नर्म से धृतिस्तज्जा द्युतिर्मता। उस जो नर्म है, परिहास युक्त जो वचन है, उससे उत्पन्न धृति ही नर्म द्युति कही गई है। और फिर प्रगमनम, अगला जो अंग है उसे हम प्रगमन कहेंगे। उत्तरा वाक प्रगमनम, उस बीज के संदर्भ में कथा वस्तु का जो मूल अनुराग रूप बीज है उसके विषय में उत्तरोत्तर बातचीत करना, वचन कहना ही प्रगमन नामक प्रतिमुख संधि का अंग कहा जाता है। हितरोधो निरोधनम, निरोधन नामक जो अंग है उसके अंतर्गत हित का रुक जाना निरोधन कहलाता है। जो हित है, जिसको साधा जाना है, और उसका इस प्रकार की घटनाक्रम से, इस प्रकार की कि वह रुक जाए, आगे न बढ़ पाए, तो वो यहाँ पर निरोधन, निरुद्ध हो जाना, रुक जाना, जैसा कि उसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। तो हित साधने में जहाँ पर कठिनाई आने लगे, वह अवरुद्ध होने लगे, वहाँ निरोधन नामक अंग पाया जाता है। पर्युपास्ति ही अनुनयः, पर्युपासन नामक जो अगला अंग है वह किसी कारण से जब एक व्यक्ति नाराज हो जाता है, जो परस्पर युगल है उनमें से किसी एक का किसी कारण से नाराज हो जाना और दूसरे का उसको मनाना ही पर्युपासन कहा जाता है। पुष्प, पुष्प वाक्यम विशेषवत, बीजोद्घाटन के संबंध में विशिष्टता युक्त कथन को पुष्प कहा जाता है। और उपन्यास नामक अंग, उपन्यासस्तु सोपायम, उपाय सहित हेतु को प्रदर्शित करने वाले कथन उपन्यास कहलाते हैं। जो उसका हेतु है, जो मुख्य तत्व है, उसके संदर्भ में कि वह आगे बढ़ सके, तो इस प्रकार से उपाय युक्त कथन उपन्यास कहलाता है। अगला है वज्र, वज्रम प्रत्यक्ष निष्ठुरम, सामने से होकर के, आगे से होकर के निष्ठुर, कठोर वचन, रूखा कथन वज्र कहा जाता है। और फिर वर्ण संहार, वर्ण संहार नामक 13वां और अंतिम अंग कहा गया है, जहाँ घटनाक्रम के आधार पर चारों ही वर्ण के व्यक्ति एक साथ उपस्थित होते हैं, उसको वर्ण संहार नामक प्रतिमुख संधि का अंग कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये प्रतिमुख संधि जो बीज को उद्भिन्न कर उसको आगे बढ़ाने के लिए अन्यान्य रूप से घटनाक्रम के माध्यम से उद्भिन्न कर उसको अंकुरित कर आगे बढ़ाया जाता है, वहाँ पर प्रतिमुख संधि
हुआ करती है, जिसके 13 अंग हैं। उन 13 अंगों के माध्यम से वह कथानक को, कथा वस्तु को आगे बढ़ाने वाली हुआ करती है।